धोबी घाट देखी तो मुझे वाकई में बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म। इतने बड़े स्टार की वाइफ ने आपके लिए कुछ बोला है। ओमकारा जो है वो मतलब माइलस्टोन है मेरी लाइफ में, बहुत ही डिस्टर्बिंग है और ऐसा हुआ था। आप डरे रहेंगे, ये है, ये तय है। हेलो, मैं हूं दीपक डोबरियाल और आप मुझे देख रहे हैं bollywoodhangama.com पर। During the promotions of Dhobi Ghat, Kiran Rao was asked at a press conference who is an actor that she'd like to work with. And she took the name of Deepak Dobriyal. And we have with us today Deepak Dobriyal. Wonderful to have you on Bollywood Hangama, first of all. Thank you so much. Thank you. Does it feel flattered that she's a very fine director, Kiran Rao, Amir Khan's wife? सच में। That she was expected to say that Salman Khan or maybe Amir Khan, that in her next film, an actor that she'd like to work with. But she took your name. ये बात है, जो जिस तरह की फिल्में बनाती हैं, जैसे मैंने जो धोबी घाट देखी तो मुझे वाकई में बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म और मुझे लगा मुझे उस फिल्म का पार्ट होना था। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े स्टार की वाइफ ने आपके लिए कुछ बोला है। तो लेकिन मैं उनकी जो सेंसिटिविटी है उसकी कदर करता हूँ, जो धोबी घाट में मुझे देखने को मिली है। और आगे कभी भी अगर वो मुझे किसी काम के लिए बोलती हैं, कोई अच्छा ऐसा रोल देते हैं तो मैं बिल्कुल करूँगा। ओमकारा जब रिलीज़ हुई थी तो उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार थे और विशाल भारद्वाज एक बहुत ही नामचीन डायरेक्टर तब तक बन चुके थे। लेकिन जब फिल्म के रिव्यूज़ आए तो एक एक्टर की जिसने सबने तारीफ़ करी, जो कि हु वाज स्टार्टिंग ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वाज दीपक डोबरियाल। सम वुड से एक छोटा सा रोल था, लेकिन जो आपका कहानी में ट्विस्ट लाने में बहुत अहमियत थी आपकी उसकी। कैसे आप याद रखते हैं आप आज ओमकारा को? आज साड़ा कल का फिरंगी लौंडा आया और सबके सामने तुम्हारे मुंह से मालपुआ खींच के बकोस गया। असल में हम दोनों की किस्मत गधे की लिंक से लिखी गई है साड़ी। ओमकारा जो है वो मतलब माइलस्टोन है मेरी लाइफ में और वहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हुई थी। सारा स्ट्रगल ख़त्म हो गया। मतलब पहले ऐसा होता था कि लोग आपको रोल देते थे कि क्या ये रोल कर लो, ये रोल करना है, जो भी है, किसी भी अलग अलग रोल्स में। तो उसके बाद चॉइसेस जो थी वो मेरे पास आ गई। ऐसा हो गया, काफ़ी तब्दीली कर दी उसने, उस फिल्म ने। और अंदर से काफ़ी सुकून मिला कि जो आपने 4-5 साल स्ट्रगल किया इस शहर में, वो एकदम से लगा कि सही ट्रैक पे थे आप। दीपक की अगले आने वाली फिल्म है नॉट अ लव स्टोरी, राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट करी है, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर वो निभा रहे हैं। अब तक ज़्यादातर फिल्मों में हम इनफैक्ट ब्रैकेट कर देते हैं बॉलीवुड में कि दैट हीरोज़ और कैरेक्टर एक्टर्स एंड ऑल दैट, लेकिन नॉट अ लव स्टोरी में मेन कैरेक्टर वो निभा रहे हैं। प्रोमोज बहुत ही चिलिंग है, बहुत ही ग्रूसम तरीके से मर्डर आपने किया है और किस तरीके से उसके बाद फिर लव मेकिंग के सीन्स हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा नॉट अ लव स्टोरी का? सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रामू जी के माइंड में जो कहानी थी, उनके इमेजिनेशन में जिस केस के बारे में पूरी तरह से घुसे हुए थे इस फिल्म में, वो बस कुछ रेफरेंसेस देते थे कि इस तरह का मैं सोच रहा हूँ, इस तरह का विजुअल है और ऐसे कुछ घटनाएं बताते रहते थे वो आसपास। तो वो अपने आप में ही हमें मतलब बहुत जल्दी शूट हुई है फिल्म, 20 दिन में शूट हो गई है। तो वैसी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला जैसे मुझे और फिल्मों में मिल जाता है कई बार, कि क्या सोच रहे हो आप, उस कैरेक्टर में आप कितना रहते हो। तो यहाँ पे बहुत जल्दी में रहना पड़ रहा था उस कैरेक्टर में। तो मैं 24 घंटे जब भी शॉट रेडी होता था उससे पहले भी मैं उसी में रहता था, क्योंकि चांस नहीं, क्योंकि शूट हो जाएगा अभी कुछ देर बाद। तो आप पूरी इंटेंसिटी के साथ वहीं रहते थे, तो सोचते रहते थे उस कैरेक्टर में। बट रामू जी जिस तरह से उस कहानी को कंसीव कर चुके थे, या उनके माइंड में जितना डीपली वो कहानी जा चुकी थी, तो उससे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई कैरेक्टर करने में। टैगलाइन है इट्स अ लव स्टोरी बट नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। जिस तरीके से आपको मर्डर करते हुए दिखाया गया, एकदम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े जैसे, अगर रियल लाइफ अगर इंसिडेंट देखा जाए नीरज ग्रोवर के मर्डर केस का, तो उसमें भी कुछ यही हुआ था। और जिस तरीके से आपको टुकड़े करते हुए दिखाया गया, उसके बाद फिर जो एक सीन जो कि आई थिंक हो सकता है शायद कंट्रोवर्शियली बन जाए आगे आने वाले जब फिल्म रिलीज़ हो या उसके आसपास, के डेड बॉडी के पास में आप और माही गिल का जो एक लव मेकिंग का सीक्वेंस है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सीक्वेंसेस हैं। बहुत ही डिस्टर्बिंग है और ऐसा हुआ था, जो मतलब रामू जी की कहानी के हिसाब से जो बात है। एज एन एक्टर मेरा ये रहता है कि उस जगह पहुंचना, कि ऐसा क्या स्ट्रेस रहा होगा, इस जगह तो नहीं हो सकता कम से कम जो भी चीज़ है, कि क्या वो ज़बरदस्ती थी। अगर ज़बरदस्ती नहीं थी, दोनों ने अपनी मर्ज़ी से किया है जो भी किया है, वो जो इंटीमेट सीन है, तो कैसे किया होगा, किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, कैसे पहुँचे होंगे। उस कहानी का वो जो चीज़ चल रहा है उसकी इंटेंसिटी को लेके कि मर्डर करने के बाद ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है कि ऐसा हो गया,
और वो कैसा हुआ वो रियल लगना चाहिए। और तो वो जो कैरेक्टर की साइकी है उसे पकड़ने की कोशिश है, वो डिस्टर्बिंग है। और जिस तरह से रामू जी ने ट्रीटमेंट दिया उस पूरे फिल्म को, वो बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ है। मतलब कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है कि सिंपल शॉट्स हैं, उनमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप डरे रहेंगे, ये है, ये तय है। राम गोपाल वर्मा की अगर बात करी जाए तो उनके हमेशा एक तरीक़ा होता है किसी भी शॉट को लेने का या फिल्म को डायरेक्ट करने का, उसमें एक अलहदगी होती है और वो अपने अंदाज में करते हैं हर चीज़ को। जब हम देखते हैं कि जनरली एक तसव्वुर है हिंदी फिल्म में जो विलन होगा उसकी डोले शोले होंगे, हैवी बिल्ट होगा, एकदम मजबूत लगेगा देखने में, खूबी हैवी ड्यूटी एकदम होएगा। लेकिन जब जैसे आपका कैरेक्टर देखते हैं तो आप यू आर ऑब्वियसली स्लिम एंड ऑल, जो भी है उस तरीके से कोई बहुत कद काठी आपकी उस तरीके की नहीं, लेकिन जो एक विलनस एक जो अपील है या फिर एक जो मिनेसिंग एक जो अपील है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपके चेहरे पे वो नज़र आती है। और उसमें ऑब्वियसली वो देख के कोई भी डर जाएगा, कोई भी सहर जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये सब चीज़ें आपको मिस्टर वर्मा ने बताई थी कि आपने उसको पूरे कैरेक्टर आपने खुद ने कैसे इंटरनलाइज करने की आपने कैसे कोशिश करी? मैं भी यही सोच रहा था यार, कोई पावरफुल सा बंदा ले सकते थे जिसके डोले वोले हों, सब चीज़ हो, जो लगे जिसमें स्ट्रेंथ भी है, जो मार सकता है। आम धारणा होती है कि तो हेल्दी है तो मार ही देगा। उसके अलावा उन्होंने जो मेरे पे फेथ किया, तो उनका फेथ है वो आपको डबल कर देता है आपकी एनर्जी एज एन एक्टर। तो सिर्फ आप अपने इनर प्रोसेस से अपने कन्विक्शन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो कि ये नहीं, ये तो करना ही है, अब ये मैं हो चुका हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो वो जो फेथ था जो रामू जी ने मुझे दिया इस फिल्म में मुझे साइन करके, उसने अंदर से और ज़्यादा मुझे वो प्रोत्साहन दिया। दीपक कह रहे हैं कि वो अपने रोल्स में उनको लगता है कि वो कुछ कमियां उनको नज़र आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक प्रूवन फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द फिल्में जो दीपक की अभी तक आई हैं उसमें वो कहीं ना कहीं एक सरप्राइज़ पैकेट के तरीके से सामने आए हैं। चाहे वो ओमकारा हो, उसके अलावा आई थिंक गुलाल में आपका काम बहुत अच्छा था, आई थिंक रिव्यूज़ ने भी, और उसके अलावा वैसे भी मतलब पर्सनली जब मैं देख कर आया था तो उसमें आपका कैरेक्टर को एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है आगे और जो ट्रेजेक्ट्री आपका होता है और जो एक ग्रेजुअली जो स्ट्रेंथ आपके पास आती जाती है, उसमें भी आपका कोई ऐसे डोले शोले नहीं थे, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो पावरफुल था। मैं कौन हूँ? पृथ्वी बना। फिर तो तू जितने गुलाल वाले हैं सबको पहचानता होगा। तो फिर गुलाल लगाने का फायदे क्या हुआ? फिर रिसेंटली तनु वेड्स मनु, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा था दीपक से कि अगर कुछ उसमें पिक्चर में देखने लायक था तो या तो एक गाना या फिर दीपक डोबरिया का काम। कि जो आदमी है वो मरने के बाद भूत बनता है, लेकिन औरत जो है वो चुड़ैल की चुड़ाली रहती है। और तीन थे भाई रिसेंटली अभी आई थी, उसमें आपका काम काफी पसंद किया गया। तूने दादाजी की ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है। जनरली आपने जो भी फिल्में करी हैं आपके काम को हमेशा अप्रिसिएशन मिला है और एक सरप्राइज़ पैकेट के तरीके से आप उभर के आते हैं। कैसा लगता है आपको कि आपको इस तरीके से अप्रिसिएशन मिलता है, और क्या कहीं आपको लगता है कि जो जिस किस्म का आप काम करने की सलाहियत आपके अंदर है वो अभी तक आपको मिला नहीं है? वो तो हमेशा रहती है भूख, जो है कि अभी और बढ़िया हो सकता था। मेरा काम है कि डायरेक्टर के चेहरे पे स्माइल लाना। अगर किसी डायरेक्टर के साथ साइन कर लिया है फिल्म को, तो अब मेरा ये है कि मेरे को उस डायरेक्टर को खुश करना ही करना है, कि मैं उसकी दुनिया का बेस्ट पार्ट हूँ। मैंने अब कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर देखा डायरेक्टर खुश नहीं है तो एक मिनट फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर मैं जाके कुछ और करता हूँ, ये सब चीज़ें। तो जितने भी आप डायरेक्टर्स देख लीजिएंगे उनका हर जगह से रिपीट वैल्यू है मेरी। कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ दोबारा तिबारा तो होता ही होता है। तो वो जो चीज़ है वो इसीलिए क्योंकि एक ऑनेस्टी होती है जो मतलब आपको उस जगह उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व रखती है, और आप चाहते हो कि अपना बेस्ट डालें उसमें। तो वो जो मेरी जो जद्दोजहद है उस कैरेक्टर को ढूंढने की, जो लगता है लोगों को कि इसने अच्छा किया है, जबकि वहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं उस कैरेक्टर के नज़रिए से। अच्छा, थिएटर में भी आपने काम किया हुआ है। एट द सेम टाइम अगर जैसे आप अपने एक ग्रोथ का अगर आप बात करें कि जैसे आप जब थिएटर में काम कर रहे थे या फिर आप सीख रहे थे काम, एक्टिंग को सीखने की कोशिश कर रहे थे, या आपका जो स्ट्रगल का आपका पीरियड रहा था, कौन से ऐसे कुछ चंद कलाकार हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत आपके ऊपर असर छोड़ा है? और अगर आप दिल से बताएं, मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं बिकॉज आप इंडस्ट्री में हैं। विजय शुक्ला एक एक्टर थे थिएटर के, लखनऊ में BNA में हैं वो। उनका मैंने 1-2 परफॉर्मेंस देखा था और मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। और आज तक मतलब इंडिया में मतलब इतना रियल एक्टर मैंने नहीं देखा। विजय शुक्ला नाम था उनका। उसके बाद विजय राज,
हाँ, बहुत विजय कमाल राज भी बहुत मेरे कमाल film एक्टर बहुत हैं, कमाल के कमाल है। बेहतरीन एक्टर हैं। उनको जो रोल मिलने चाहिए, जो कर सकते हैं, वो अभी मिल नहीं रहा है उन्हें, मिला ही नहीं। और इरफान भाई हो गए, के भाई हो गए, ये जो चार हैं जो लगता है कि आसपास आपके मतलब जो कर रहे हैं, जो इंस्पायर करते हैं के चीज़ों को। मेनन। हाँ, के मेनन और इरफान खान और विजय राज, तो ये लोग हैं जिनका असर रहता है आपके उस पर। पुराने ज़माने के अगर आप कुछ एक्टर्स या डायरेक्टर्स का आप नाम लेना चाहें, गुरुदत्त के अलावा, बिकॉज हर किसी का जो एटलीस्ट जो पैरेलल सिनेमाज को जो अप्रिशिएट करते हैं, गुरुदत्त इमीडिएटली उनका सामने आता है। उसके अलावा अगर कोई अनऑब्वियस नेम्स अगर आप कुछ लेना चाहें, कुछ डायरेक्टर्स के या फिर एक्टर्स के जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया। बलराज साहनी साहब, बलराज साहनी साहब हैं, वो हैं, मतलब नसीर साहब हैं ऑब्वियसली। नसीर साहब का जो उन्होंने तो पूरी मतलब जनरेशन तैयार की है, मतलब अगर जो नसीर साहब की फिल्में देख देख के सब बड़े हुए हैं और आपको इंस्पायर करते रहते हैं। पंकज जी, ओम पुरी जी, ये तीनों लेजेंड रहे हैं, मतलब ये तो इंस्पायर करते रहे हैं। डायरेक्टर्स में तो मतलब विशाल जी हैं, राकेश जी हैं। आजकल के नहीं, पुराने बताइए। आजकल तो हाँ, पुराने में अपने स्कूल में थे जब आपको फिल्में आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो ऋषिकेश मुखर्जी, ओके, कुंदन शाह हो गए, सईद मिर्ज़ा हो गए, तो उनकी जो फिल्में हैं वो बहुत इंस्पायर करती थी और वही टीवी पे वही अवेलेबल भी थी, तो उन्हें देख के तब केवल इतना वो नहीं था, तो उनकी फिल्में आती रहती थी जो पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा हम जिसे बोलते हैं, तो वही देख देख के कि यार ये किस तरह की एक्टिंग की, ये किस तरह की एक्टिंग की है। फिल्में हैं 2 बीघा ज़मीन है, ये सब मुग़ल आज़म हैं, ये फिल्में हैं जो मतलब छाप छोड़ी हुई है जिन्होंने। शोले आप देख लीजिए, मतलब ज़्यादातर अगर जो उस जनरेशन के जो बच्चे थे जो बड़े हो गए हैं अभी, उन्होंने सब ने शोले के डायलॉग ज़बानी याद है, चाहे उनको अपने धर्म की किताब पता हो या ना पता हो, लेकिन शोले के सारे डायलॉग सबको याद है। तो ये वो एक जनरेशन थी, ये इम्पैक्ट था शोले का। ये फिल्में हैं बस। जिस तरीके का अपने फिल्मों का आपने नाम लिया, मोरलेस यूर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, जो कि एक बिटवीन कमर्शियल और जो पैरेलल सिनेमा को, जो कुछ लोग उसको सुपरफिशियल सा मतलब एक डिवाइड कहेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपने आप को अगर आप देखना चाहें फ्यूचर में, तो आप दोनों तरीके के आप फिल्मों में आप काम करना चाहेंगे, पैरेलल सिनेमा में भी, मतलब मेन स्ट्रीम, जो आई थिंक तनु वेड्स मनु मेरे ख्याल से शायद आपका एक उस तरफ का एक शायद आपका अटेम्प्ट था मेन स्ट्रीम की तरफ आप, और जैसे अभी नॉट अ लव स्टोरी, आई थिंक इट सीम्स लाइक अ एक्सपेरिमेंटल फिल्म इन मेनी वेज, और भी आपकी कुछ फिल्में रही हैं, जैसे तीन ते भाई भी मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंटल एक वेंचर कहा जाएगा। तो आप जो ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू? नहीं, बैलेंस की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे रोल अच्छा लगा, चाहे वो कमर्शियल में हो चाहे आर्ट टाइप की फिल्म में है, तो मैं वो करूँगा। रोल अच्छा होना चाहिए। रोल अगर लगता है कि हाँ यार इसमें कुछ और कर सकते हैं आप। कमर्शियल फिल्में जब आपको ऑफ़र होती है तो आपको ये पता है कि इन्होंने अगर मुझे कॉल किया है तो आप उसको किसी दूसरी शेड्स दे सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो उसके साथ, वैसे करो। लेकिन जब वैसी फिल्में होती है जो रोल आपको पसंद आए, उनमें ये सवाल होता है कि आप क्या कर सकते हो, और उसमें ये होता है कमर्शियल में कि आप दूसरा कुछ कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, 4-5 तरीके से कर सकते हो उस रोल को। जबकि इसमें ये कि सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, इसमें खोजने वाले जो वो होती है टेंडेंसी वो ज़्यादा रहती है, ज़्यादा है। हाँ, और उसमें जो है कि कुछ रूप लोगों ने आपके नहीं देखे तो आप वो पेश करते हो। तो कमर्शियल वाला थोड़ा लाइट हो जाता है, तो है ही यार, तो कभी भी कर सकते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको और बढ़िया कर सकते हैं जो लोगों ने देखा ही नहीं अभी तक। तो उसमें ये रहता है, इसमें आपकी अपने पास के लिए सच्चाई ज़्यादा रहती है, उसमें आप एंटरटेनमेंट के पहलू से ज़्यादा करते हो। एंटरटेनमेंट हालांकि इसमें भी रहता है, आर्ट में भी रहता है, अगर एंटरटेनमेंट वाला पहलू नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो वो रहता ही है, बेशक इसमें शेड्स जो होती है थोड़ी ग्रे होती है वो, लेकिन ग्रे शेड्स का एंटरटेनमेंट होता है इसमें आर्ट में, या थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा ये हो गया, लेकिन एंटरटेनमेंट है इसमें भी, बस थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल के ज़्यादा, थोड़ा सा, हाँ, उसमें आ जाता है। अच्छा दीपक, आपकी आगे आने वाली फिल्में कुछ अगर बताना चाहें आप? अभी कुछ नहीं, अभी यही है, 19 अगस्त को नॉट अ लव स्टोरी आ रही है, बस उसके बाद देखता हूँ। कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, जो कोई अच्छा होता है तो फिर बता रहा हूँ। डायरेक्शन का प्लान है कुछ? हाँ, डायरेक्शन का है। आप लिखते भी हैं? हाँ, मैं वैसे कुछ कहानियाँ वगैरह नहीं लिखता हूँ, मैं अपने कुछ थॉट्स हो गए, कुछ भी हल्का फुल्का चीप रिदम की जो कुछ पोएम्स हो गई या थॉट्स हो गए उस तरह से, या कुछ भी साइंस का, नेचर का, कुछ भी आता है मैं लिखता रहता हूँ। दैट वाज दीपक डोबरियाल, जिनकी फिल्म आ रही है नॉट अ लव स्टोरी, और उन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से उन्होंने इस रोल के लिए तैयार किया अपने आप को, और किस तरह से उनको जो एक मीनिंगफुल सिनेमा है उसमें किस तरीके से उनको अपना एक खोजने का मौका मिलता है। वो कहते हैं कि डिस्कवर करने का अपने आप को एक मौका मिलता है, और वो हर तरीके की फ़िल्में वो करना चाहेंगे। उनको डायरेक्शन करने का भी एक उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, लिखने का भी उनको शौक़ है, और जो भी फिल्में हैं जो अब तक उन्होंने करी हैं उनको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, जबकि क्रिटिक्स को लगता है कि उनके काम बहुत अच्छा रहा है। उसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने हमेशा एक नयापन लाने की कोशिश करी, और पर्सनली आई फील कि बहुत सी फिल्मों में जिसमें
इन्होंने काम किया है उसमें एक सरप्राइज़ पैकेट के तरीके से सामने आए हैं। मेन लाइन डायरेक्टर्स आज के टाइम में उनको नोटिस कर रहे हैं, उनके साथ में काम करना चाह रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छे आपको रोल मिले और जो एक आपके अंदर एक सलाहियत है, कैपेबिलिटी आपके अंदर है जो शायद अभी तक नहीं भी आई है सामने, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया के सामने आए और आप कामयाबी की आप ऊंचाइयों को छुएं और अच्छा काम करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए। थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग।